नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आपको हिंदी भाषा शिक्षण का ये व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। और हम इससे पूर्व के व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे कि भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं, भाषा का रूप क्या है और मानक हिंदी भाषा में किस प्रकार से भाषा को समझा जा सकता है, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि जो भाषा है वो ध्वनि की, शब्दों की और विचारों की त्रिवेणी है। और उसमें हमने समझा कि भाषा जो है उसमें 11 स्वर हैं और 33 हमारे व्यंजन है। और इनको जब व्यंजन और स्वरों को हमने समझा तो उसके बाद में हमारे सामने एक जो थी वर्णमाला को लेकर के हमने वर्गों के बारे में विचार किया। और अब आज की चर्चा में हम ध्वनि विचार क्या है, ध्वनि विचार, क्योंकि हमने जब बात करी थी कि भाषा ध्वनि, शब्द और विचारों की त्रिवेणी है, तो उसी के अनुसार आज हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि ध्वनि विचार क्या है। ध्वनि विचार की सबसे पहले बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगी अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं या अनुस्वार जो है शब्द है उसमें कौन कौन से। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो शब्द में या कोई भी अक्षर जो एक हमारा है अक्षर है, उसमें जहां पर भी ऊपर एक बिंदी लगती है, वो बिंदी जिसे हम बोलचाल की भाषा में जिसे हम बिंदी समझते हैं, वो बिंदी जो होती है वो हमारा अनुस्वार है। उदाहरण के तौर पे आपको बता देती हूं, अंक, अंक अनुस्वार ऊपर जो लगती है, अंक। चंद्र, सम, सम में ये के ऊपर बिंदी लगती है। संजय, से के ऊपर बिंदी लग गई। जंग, जय के ऊपर बिंदी लग गई। तो किसी भी शब्द में जब किसी भी एक अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है, वो बिंदी वर्ण विचार में अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार के बाद में हम बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? किसी भी अक्षर के पीछे, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी भी अक्षर के पीछे जो 2 बिंदियां लगती हैं, वो विसर्ग होता है। जैसे अंत, प्रातः, दुख, इनके पीछे दुख जब हम लिखते हैं तो दू के आगे 2 बिंदी लगती है। प्रातः लिखते हैं तो तय के आगे 2 बिंदी लिखती है। अतः लिखते हैं तो तय के आगे 2 बिंदी लगती है। जो ये 2 बिंदी का सिंबल है किसी भी अक्षर के आगे, वो विसर्ग कहलाते हैं। फिर आता है अनुनासिक। पहले हमने बात करी थी अनुस्वार की। अनुस्वार में क्या होता है? केवल बिंदी लगती है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, वो हमारा अनुशासन है, अनुनासिक है। जैसे आंच, कांच, माँ, हंस, ऊंट, ये जो शब्द हैं, इन सब के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगी हुई है वो अनुनासिक कहा जाता है। आ स्वर हिंदी का नहीं है। आ ये अंग्रेजी से ग्रहणित है। जैसे कौन सा आ? जिसके ऊपर केवल चंद्र जैसा वो केवल सिंबल लगता है, उसमें बिंदी नहीं लगती। देखिए, अनुस्वार में केवल बिंदी लगती है। अनुस्वार में आधा चांद और उसके बीच में बिंदी लगाई जाती है। लेकिन जो आ हमारा है, वहां पे वो हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी से ग्रहणित है। और जैसे उदाहरण के लिए, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं तो डा के ऊपर आधा चंद्र तो लगता है, लेकिन उसमें बिंदी नहीं लगाई जाती है। कॉलेज, ऑफिस, कॉफी, ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के नहीं है, अंग्रेजी के हैं, लेकिन इनको हिंदी ने स्वीकारा है। उसके बाद में व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। और व्यंजनों के वर्गीकरण में देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको व्यंजनों के उद्गम स्थान को समझना होगा। उद्गम स्थान क्या होता है? जहां से वो उत्पन्न हुआ है। जैसे हम कहते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है ना? तो उद्गम स्थान यानी जहां से वो उत्पन्न हुआ, प्रथम जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, वो उद्गम स्थान होता है। तो व्यंजनों का जब वर्गीकरण करेंगे तो किसी भी विद्यार्थी को भाषा पढ़ने के लिए ये जान लेना,
ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जिस किसी भी विद्यार्थी या किसी भी वक्ता को, बोलने वाले को जब उद्गम स्थान पता होगा तो भाषा अशुद्ध नहीं होगी, उच्चारण में त्रुटियां नहीं होगी। तो जब हम उद्गम स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात, इसको मैंने एक चार्ट के रूप में और एक तालिका के रूप में आपको समझाने की कोशिश करी है, और वहां मैंने सबसे पहले लिया स्थान, यानी कौन सा स्थान है जहां से वो व्यंजन उत्पन्न हुआ है। उसके बाद उसके साथ स्वर, यानी कौन सा स्वर आपके उसके साथ में लगा हुआ है, फिर व्यंजन वो कौन सा है, अंतःस्थ है या उसमें है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं हम। सबसे पहले हमने कहा कंठ। हमारा जो कंठ है, ये जो कंठ है, यहां से जहां से हमारी ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं कंठ है, इस कंठ से कौन से स्वर निकलते हैं? इस कंठ से स्वर निकलते हैं। मैं देखिए, मैं बोल रही हूं, आप लोग भी जो भी श्रोता हैं मुझे सुन रहे हैं, वो लोग भी आप अभ्यास करके देखिए। ए आ, मैंने ए और आ बोला तो ए कंठ से निकला, क्योंकि इसमें ना तो जिह्वा का प्रयोग हुआ, ना तालु का प्रयोग हुआ, ना दांतों का प्रयोग हुआ, ना मूर्धा का प्रयोग हुआ और ना ओष्ठ का प्रयोग हुआ। मैं पुनः एक बार आपको बोल के दिखाती हूं, ए आ केवल कंठ से हुआ है। ऐसे ही ये स्वर जो है ए और आ जो है उनका उद्गम स्थान कंठ है। व्यंजन हमारे जो है वो है कै, खे, गे, घे, ड़, कै वर्ग। आप भी बोल के देखिए, कै, खे, गे, घे, ड़। कोई भी मुख के अंदर हमारे जितने भी हमारे जो है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, ये आपस में टकरा नहीं रहे हैं, ये कंठ से निकलता है कै वर्ग। और है और ए, ये ऊष्म शब्द है, इनका उद्गम स्थान भी कंठ है। उसके बाद में दूसरा आता है तालु। तालु से कौन से स्वर निकलते? ई। तालु से, तालु आप समझते होंगे, जो ऊपर का हिस्सा हमारा है तालु, ई, ये दोनों। और व्यंजन में च वर्ग, च, छ, ज, झ, न, ये तालु से हमारे निकलते हैं। अंतःस्थ में ये तालु से निकलता है, और उसमें में श, शंकर वाला श जो है वो वहां से निकलता है। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा से क्या निकलता है? री, ऋषि वाला री, और री जो है वो मूर्धा से निकलती है। और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, ये मूर्धा से व्यंजन निकलते हैं। मूर्धा से अंतःस्थ में र की उत्पत्ति है, और उसमें उष्म में श मूर्धा से निकलती हैं। फिर दंत, दांतों से कौन से स्वर और व्यंजन बोले जाते हैं? लिरी। जब हम लिरी बोलते हैं तो वहां पे हमारे दांत टकराते हैं। आप भी बोल के देखिए, तै, थे, दै, ध, न, तै, थे, दै, ध, न। तै, थे, दै, ध, न जब हम बोलेंगे तो दांत जो है वो स्पर्श करेंगे। लय, अंतःस्थ में लय आ जाएगा, और उष्म में स, सरोज वाला स, और हमारा सम्मान वाला स, उनमें दांत आ जाएंगे। ओष्ठ से होठ जो हमारे हैं उनसे कौन से स्वर निकलते हैं? उ, दोनों। आप देख रहे हैं आकृति, मैं बोल रही हूं, मेरे मुख की आकृति भी आप देख सकते हैं और खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। उ, ये। और पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै, जब हम बोलेंगे तो हमारे ओष्ठों का प्रयोग होगा। और अंतःस्थ और उष्म में ये, इसमें किसी का प्रयोग नहीं होता। नासिका, नाक से कौन से हमारे व्यंजन निकलते हैं? अंग, अह, न, मैं, शोभनम। ठीक है, ये सारे जिनके दो न, मैं के पीछे हलंत भी लगा हुआ है, ये हमारी नासिका से निकलते हैं। कंठ और तालु, ए, ऐ, कंठ और तालु, इसमें जो स्वर है उसमें कंठ और तालु का होता है। कंठोस्थ, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग ओ, औ में होता है, और दंतोष्ठ में वै, वन वाले वै का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस तालिका के माध्यम से मैंने आप लोगों को व्यंजनों का वर्गीकरण करके बताया और उनके उद्गम स्थान बताए कि स्वर और व्यंजन अंतःस्थ और उसमें इनके उद्गम स्थान कौन से हैं।
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और शब्द विचार पे चर्चा करते हैं। ये हमने अभी जो हमने इतनी चर्चा करी है, उस चर्चा में मैंने आप लोगों को ध्वनि विचार बताया था कि ध्वनि कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, क्या क्या उसमें समाहित है। और अब हम बात कर रहे हैं शब्द विचार की। शब्द भाषा का प्राण है। एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर निश्चित अर्थ देती है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना विशाल होगा वह उतनी ही समृद्ध होगी। हिंदी जीवंत भाषा है जो अपने विकास के क्रम में अनेक स्रोतों से शब्द ग्रहण करते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि करती गई है। शब्द भाषा का प्राण है, यानी शब्द भाषा का प्राण है। एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी ध्वनि, जैसे मैंने कहा राम, ओम, कृपा, गृहिणी, ये सारे जो है स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त होने पर निश्चित अर्थ देती है। मैंने कहा कि भारतीय महिलाएं सफल गृहिणी होती हैं, ये एक निश्चित अर्थ दे रही हैं। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना विशाल होगा, यानी जिसमें जितने ज्यादा शब्द होंगे वह उतनी ही ज्यादा समृद्ध होगी। और हिंदी जीवंत भाषा है जो अपने विकास के क्रम में अनेक स्रोतों से, यानी हिंदी जो है उसने अनेक स्रोतों से शब्दों को ग्रहण किया है और वो आगे बढ़ती जा रही है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति में क्या क्या आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। व्युत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज है क्या। तत्सम संस्कृत शब्द के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आ गए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जो अपने मूल रूप अर्थात जो जैसा था वो वैसा, मूल रूप का मतलब हो गया कि एक तो आपने केला जैसा है, आपने केले को केले के रूप में छील के खा लिया। सेब जैसी है, आपने उसी रूप में खा ली। उसके बाद में आम है, आपने उसी रूप में खा लिया। और दूसरा मूल, तब तक वो मूल रूप में है। अगर आपने केले का बनाना शेक बना लिया तो उसका मूल रूप परिवर्तित हो गया। सेब का अगर आपने जैम बना लिया तो उसका मूल रूप परिवर्तित हो गया। आम का यदि आपने आम पापड़ बना लिया तो उसका मूल रूप, अचार बना लिया, मूल रूप परिवर्तित हो गया। तो मूल रूप से मेरा अभिप्राय मैंने आपको इसलिए ऐसे समझाया है कि आप कभी भी इसको भूले नहीं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आ गए वह तत्सम कहलाते हैं। जैसे शिव संस्कृत का शब्द है, सुंदर संस्कृत का शब्द है, अग्नि संस्कृत का शब्द है, सूर्य संस्कृत का शब्द है, लेकिन ये जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनको तत्सम कहा जाता है। आशा करती हूं कि आप तत्सम शब्द समझ गए होंगे और इन्हें कभी भी भूलेंगे नहीं। दूसरा आता है तद्भव। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए वह तद्भव कहलाते हैं। परिवर्तित होकर के, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, आम पापड़ किससे बना? आम से, लेकिन उसका स्वरूप, रूप और स्वाद सब परिवर्तित हो गया। मैंगो शेक किससे बना? आम से, लेकिन उसका रूप, स्वरूप सब और उसका स्वाद सब परिवर्तित हो गया। जैम किससे बना? सेब से बना, लेकिन उसका भी रूप परिवर्तित हो गया। तो ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर के हिंदी में आए वह तद्भव कहलाते हैं। जैसे सूरज संस्कृत भाषा में सूर्य है, सूर्य को सूर्य के रूप में लिया तो वो तत्सम रहा, लेकिन यदि हमने सूरज कहा तो वो तद्भव हो गया। अग्नि संस्कृत का शब्द है, अग्नि को अग्नि के रूप में लिखा या बोला तो वो तत्सम है, लेकिन अग्नि को आग के रूप में हमने प्रयोग में किया तो वो तद्भव हो गया। पत्थर, ये जो है संस्कृत का शब्द था, लेकिन उसको हमने परिवर्तित होके पत्थर लिया तो वो तद्भव है। दुग्ध को हमने सीधा सा दूध में ले लिया, वो तद्भव हो गया। घृत को हमने घी में ले लिया, कर्ण को हमने कान में ले लिया तो ये तद्भव हो गए।
तो उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया कि संस्कृत के वह शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग में होते हैं वो तत्सम है, और संस्कृत के वह शब्द जिन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया वो तद्भव है। देशज 3 प्रकार के होते हैं। तीसरे हमारे थे व्युत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों की बात कर रहे थे तो देशज शब्द थे। देशज शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं से आए शब्द, जैसे भिंडी, तोरई, ये भारतीय भाषाओं में अन्य भारतीय भाषाओं से आए हैं, तो ये भिंडी है, तोरई है, ये देशज है। ध्वन्यात्मक शब्द, जैसे ध्वनि जिनमें निकल, ध्वनि के कारण जिनको जो शब्द बने हैं, ध्वन्यात्मक शब्द का मतलब जो ध्वनि के बारे में बने हैं, जैसे खटपट, मैंने ऐसे किया, अभी मैंने इस तरह से किया, ये क्या हो गया? खटपट, यानी ये क्या हुआ? खटपट, तो ये ध्वन्यात्मक है। धड़कन, चहचहाना, ये जो है वो ध्वन्यात्मक शब्द है। ऐसे शब्द जिनका स्रोत ज्ञात नहीं, जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, जैसे स्रोत नहीं पता, एक तो वो शब्द जो अन्य भारतीय भाषाओं से आए जैसे भिंडी, तोरई, दूसरे जो ध्वनि शब्दों से आए जैसे खटपट, धड़कन, चहचहाना, ये सारे, मचलना, ये। उसके बाद में तीसरे कौन से? जिन शब्दों का स्रोत ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता वो कहां से आए हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति देश में ही हुई है, जैसे चालू, भोपू, उपन्यास, खिचड़ी, बाली आदि। तो ये जो है ये देश शब्द कहलाते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति देश में ही हुई है, हमें ऐसे समझ लेना चाहिए। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर हम बात कर रहे थे विदेशज शब्द, जो विदेशों से आए हैं, ऐसे शब्द जिन्हें विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, जैसे आदमी, आराम, दुकान, ये फारसी से लिए गए हैं। कारतूस, फिरंगी, रेस्तरा, ये फ्रेंच से लिए गए हैं। इमारत, अखबार, औरत, ये अरबी से लिए गए हैं। दरोगा, कालीन, काबू, ये तुर्की से लिए गए हैं। कमरा, बोतल, अस्पताल, ये पुर्तगाल से लिए गए हैं। और कोट, पेन, सिनेमा, ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। यानी ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में हमने उनको स्वीकार किया है, लेकिन वो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जिसमें फारसी, फ्रेंच, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी अनेक भाषाएं समाहित है। तो जो विदेशी भाषाओं से अपनाए गए हैं, जिन्हें ग्रहण किया गया है, वो विदेशज शब्द हो गए व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के बाद हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द, और अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों की बात करते हैं तो इसमें भी हमने 4 भागों में इसको विभाजित किया है। प्रथम है पर्यायवाची, दूसरा है एकार्थी, तीसरा है अनेकार्थी, और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। पर्यायवाची, पर्यायवाची वे शब्द हैं जिनके अर्थ में समानता हो, समानार्थी तथा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे जल, नीर, वारी आदि। यानी पानी, जल, नीर, वारी, ये पर्याय है एक दूसरे के, समान अर्थ इनका समान है, लेकिन ये समानता अर्थ में भी है, समानार्थी भी है, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम एकार्थी शब्दों की। एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ जैसे होता हो, ऐसे शब्द जिनका अर्थ सदैव एक जैसा रहता हो, समय और स्थान के अनुसार जिनका अर्थ परिवर्तित नहीं होते हो, वो एकार्थी होते हैं। एक अर्थ निकलता है, जैसे आत्मा, कलंक, मोक्ष, पुरुषार्थ, श्रद्धा, ऋषि आदि। ये जो शब्द हैं वो एकार्थी शब्द हैं। एकार्थी के बाद में हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्द, जिनके अनेक अर्थ निकलते हो, यानी प्रयोग और परिस्थितियों के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ बदलता रहता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, यानी वस्त्र, आकाश, कपास आदि। फिर कर, कर का मतलब हाथ भी है, कर का मतलब हाथी की सूंड भी है, और कर का मतलब टैक्स देते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं वो भी है। पत्र, पत्र का मतलब चिट्ठी भी है, पत्र का मतलब पत्ता भी है आदि। अंबर का मतलब वस्त्र भी है, अंबर का मतलब आकाश भी है, और अंबर का मतलब कपास भी है। यानी ऐसे शब्द जिनका जो अनेक प्रकार से अनेक अर्थ उनके निकलते हैं, प्रयोग करने की
उनकी उनकी एक नियम क्या है, प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिनके अर्थ बदलते रहते हैं। वो मैंने कहा कि पत्र आया है, अब पत्र आया है यहां संकेत है कि किसी की चिट्ठी आई है। मैंने कहा पत्र उड़ गया, अब इसमें पत्ता उड़ गया, ये यहां पे पत्ते की जो पेड़ का पत्ता है वो है। उसके बाद में आता है विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। जैसे दुख का विलोम सुख, मान का विलोम अपमान, उदय का विलोम अस्त, सुबह का विलोम शाम, यानी जो एक दूसरे के विपरीत हो उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आज का जो ये हिंदी भाषा शिक्षण में जो प्रथम आज मैंने आप लोगों के साथ में प्रथम भाग में चर्चा करी, इस प्रथम भाग में हमने आज विस्तृत चर्चा करी है। और एक शिक्षण का एक सिद्धांत होता है कि किसी भी चीज की पुनरावृत्ति बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं एक बार पुनः आपको दोहरा देती हूं कि आज के भाषा शिक्षण भाग 1 में हमने भाषा का अर्थ जाना। इससे पूर्व का जो हमारा व्याख्यान था उसमें भाषा का अर्थ क्या है, भाषा का रूप क्या है, भाषा के प्रकार क्या है, भाषा की परिभाषा, प्रकृति, भाषा में वर्णों का प्रकार और मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, इनको हमने पढ़ा। इसके बाद जो हमारा अभी का जो व्याख्यान चल रहा है इसमें हमने ध्वनि विचार, व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द विचार, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द, इन पर हमने विस्तृत चर्चा करी। और इस चर्चा में हमने जो ध्वनि विचार पर हमने चर्चा करी उसमें जो मुख्य रूप से हमेशा स्मरण में रहने वाली चीजें हैं या जिन्हें समझने की आवश्यकता है, जिनके अंतर्भेद को समझने की आवश्यकता है, वो हमारे हैं अनुस्वार, जिसमें अंक, चंद्र, स्वम, संजय, यानी जिसमें किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है वो अनुस्वार है। विसर्ग, किसी भी अक्षर के पीछे जो 2 बिंदी लगती है वो विसर्ग होता है, जिसमें अतः है, प्रातः है, दुख इत्यादि हैं। फिर है अनुनासिक, यानी जिनके में चंद्र बिंदु ऊपर लगती है, जैसे आँच, कांच, माँ, हंस, ऊट इत्यादि। और एक शब्द हमने और यहाँ पे बात करी थी आ में स्वर हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी का है, लेकिन इसको हिंदी ने स्वीकार किया है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, कॉफी इत्यादि। और उसके बाद में हमने व्यंजनों के उद्गम स्थान की बात करी और उद्गम स्थान में मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, जो व्यंजन है उन और स्वर और व्यंजन है उनका उद्गम स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ओष्ठ और कंठोर तालु, कंठोर ओष्ठ और दंत और ओष्ठ। ये हमने शब्द विचार की बात करी और शब्द विचार में हमने कहा कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसके वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तत्सम होते हैं, यानी संस्कृत के वो शब्द जो अपने मूल रूप में जैसे थे वैसे ही हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, वैसे ही उनका उपयोग होता है, वो तत्सम है, जिसमें शिव, सुंदर, अग्नि इत्यादि है। तदुपरांत तद्भव यानी शब्द संस्कृत के हैं लेकिन वो परिवर्तित होकर के आ गए, उनका मूल रूप नहीं रहा, वो थोड़े परिवर्तित हो गए, वो तद्भव हो गए। जैसे सूरज है, आग है, पत्थर है, दूध है, घी है, कान है इत्यादि वो हो गए। उसके बाद में आता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों में भी हमने जैसे कहा कि देशज में, यानी वो शब्द जो देश के ही हैं, उनके वो आए कैसे कैसे हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे दूसरी भाषा से आ गए, भारतीय दूसरी भाषा से, जैसे भिंडी तो रही है, जो ध्वनि से आ गए, खटपट, धड़कन, चहचहाना, फटफटाना इत्यादि शब्द है। और जिनका स्रोत नहीं पता लेकिन वो हिंदी में है, जैसे चालू, भोपू, उपन्यास, खिचड़ी आदि, तो इनको हम देशज कहेंगे। विदेशज शब्द हम उनको कहेंगे जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, जैसे आदमी हो गया, आराम हो गया, दुकान हो गया, कारतूस हो गया, फिरंगी हो गया,
ये सारे हैं, इमारत है, अखबार है, औरत है, दरोगा है, कालीन है, काबू है, कमरा है, बोतल है, अस्पताल, कोट, पेंट, सिनेमा, ये सारे शब्द हैं। ये व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारा विदेशज शब्द हैं उनमें है। इनका जो स्रोत है वो विदेशी भाषा का है, लेकिन हिंदी में इनको स्वीकार किया गया है। अब ये हिंदी भाषा के शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर जब शब्दों का विभाजन किया गया तो पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विपरीतार्थक शब्द आए। पर्यायवाची यानी एक ही जो शब्द है, अनेक शब्द हैं उनमें समानता हो, समान अर्थ वाले हो, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। जल हो गया, नीर हो गया, वारी हो गया, ये सब आ गए। एकार्थी में जिनका अर्थ कभी नहीं बदलता, वो है आत्मा, कलंक, मोक्ष, पुरुषार्थ, श्राद्ध, श्रद्धा, ऋषि इत्यादि। और उसके बाद में अनेकार्थी में एक ही जो शब्द है उसके अर्थ कई निकल जाते हैं, जिनमें हमने आज उदाहरण के तौर पे समझा अंबर जैसे वस्त्र है, आकाश है, या कर समझा हाथी है, हाथ है, हाथी की सूंड है, टैक्स है। पत्र में समझा चिट्ठी है, पता है, ये सारे हो गए। और विपरीतार्थक शब्द में यानी एक दूसरे के जो विपरीत हो वो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, जिनमें दुख सुख है, मान अपमान है, उदय अस्त है, ये है। तो आज की जो ये व्याख्यान श्रृंखला थी उसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा के प्रकार कितने हैं, रूप कितने हैं, प्रकृति क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, विदेशज क्या है, देशज क्या है, उसके अलावा हमने किस प्रकार से ये पर्यायवाची क्या है, अनेकार्थी क्या है, एकार्थी क्या है और अनेकार्थी क्या है, इन पे हमने विस्तृत चर्चा करी। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं और यदि कोई भी असुविधा हो तो हम पुनः इनको दोहरा लेंगे। लेकिन हिंदी भाषा कोई भी हो, अभी हम हिंदी भाषा पे विचार विमर्श कर रहे हैं, भाषा कोई भी हो, लेकिन जब तक विद्यार्थी भाषा कि व्याकरण को नहीं समझेगा, उसके उद्गम स्थान को नहीं समझेगा, उसकी बारीकियों को नहीं समझेगा, भाषा पर उसका अधिकार नहीं होगा। और भाषा में अशुद्धि बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम दाल चावल खाते हैं और अगर उनमें कंकर आ जाता है तो हमारे मुंह का स्वाद सारा खराब हो जाता है। वैसे ही यदि कोई भी मनुष्य भाषा अशुद्ध लिखता है या अशुद्ध बोलता है तो सुनने में वो अच्छा नहीं लगता है और मन को मोहित करने वाला नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगामी हमारे व्याख्यान माला जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द क्या है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।